अब हम बात करते हैं कि आखिर एक अच्छा आंसर, एक बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली। प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग पहले बात कर लेता हूँ। देखो, प्रोफेसर्स का नॉर्मली कहना है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, कुछ सामान्य बातें लिखनी होती हैं। इसके बाद आपको मेन बॉडी के अंतर्गत जो मेन बातें हैं, जो मेन टॉपिक है जिस पर आपको आंसर लिखना है, उसको काफ़ी डिटेल में समझाना होता है। ठीक है, इसे मेन बॉडी पार्ट कहते हैं। और इसे जो इसका जो थर्ड है स्टेप वो है कंक्लूजन। ये नॉर्मली है और ये भी कॉलेज में भी चलता है, ये स्कूल में भी चलता है। प्रोफेसर्स भी यही एक्सप्लेन करते हैं कि आपको अपना आंसर ऐसे लिखना चाहिए। ये पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब प्रोफेसर्स के क्या बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, प्रोफेसर्स कहते हैं कि मान लो क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आ, जैसे कि मान लो वर्ण व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में सामान्य बातें आप बता दोगे। वर्ण व्यवस्था की स्थिति समाज में क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण हैं जिसमें शूद्रों को सबसे ज़्यादा निम्न स्थान दिया गया है। तो सामान्य आप बातें बता दो कि समाज में क्या स्थिति रही थी। लगभग 1.5 पेज तक, 1 पेज तक आप इसको बता दोगे। ठीक है, फिर मेन बॉडी आपको बतानी होती है वर्ण व्यवस्था के बारे में डिटेल में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण व्यवस्था किस तरह से स्थापित हुई, किस तरह से ये कठोर बनती चली गई, वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ, शूद्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन निम्न होती गई, भारत पर कई सारे आक्रमण हुए और भारतीय समाज कमज़ोर था, और वर्ण व्यवस्था के कारण ही भारतीय समाज कमज़ोर था, इसीलिए भारत पर दूसरे धर्मों या दूसरे जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनका शासन भी स्थापित हुआ। काफ़ी डिटेल में आप इसे बता दोगे। फिर आती है बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप यहाँ पर कंक्लूजन में आप थोड़ा-सा वर्ण व्यवस्था को बताओगे, लेकिन आखिर ये जो वर्ण व्यवस्था है, आखिर इसका क्या अब हो रहा है, वर्ण व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, कैसा सुधार धीरे-धीरे देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। थोड़ा-सा अपना विचार भी वर्ण व्यवस्था में आप डालोगे कंक्लूजन में, ठीक है? कि व मतलब ये है कि देखो, कंक्लूजन में आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें शामिल करो। कैसे? कि आप डायरेक्ट ज़ाहिर तौर पर आप कह सकते हो कि वर्ण व्यवस्था के कारण शूद्रों की स्थिति निम्न हुई, जिसके कारण समाज में एक बड़ा वर्ग, समाज का एक बड़ा वर्ग कई सारी चीज़ों से वंचित रहने के कारण भारतीय समाज काफ़ी कमज़ोर हो गया। और आज स्थिति ये है कि आज के टाइम पर जो हम आरक्षण जैसी व्यवस्था देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का ही नतीजा है कि भारतीय समाज में आरक्षण जैसी व्यवस्था को लागू किया गया है, ताकि समाज में जो निम्न तबके के, निम्न वर्ग के जो लोग थे, उनको ऊपर उठाया जा सके। फिर ये वर्ण व्यवस्था कितनी गलत रही है, कितना आपको लगता है, क्या सुधार और भी होना चाहिए आज के टाइम पर, क्या स्थिति आज के टाइम पर बनी, ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ये तो एक उदाहरण था समझाने का, तो समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन का एक चीज़ मैं एक बार इसे रिपीट करूँगा इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में सामान्य बातें बताने का मतलब है कि आप ना हल्की-हल्की सारी बातें इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। जो मेन बॉडी की कुछ बातें हो गई, कुछ बातें कंक्लूजन की थोड़ी बहुत, मेन बॉडी की थोड़ी बहुत बातें मिलाकर आप इंट्रोडक्शन में अच्छे से यहाँ पर हल्का समरी टाइप आप इस यहाँ पे सारी बातें बता देते हैं हल्की-हल्की। फिर डिटेल में बात करते हैं मेन बॉडी में, फिर कंक्लूजन में आप वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है, और अपनी बिल्कुल निडर होकर अपने मन में आप जो भी धारणा रखते हैं नॉर्मली, आपको वो लिखना है। बट हाँ, न्यूट्रल बने रहना है। ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन में आप पूरी तरह किसी के विरुद्ध हो जाओ, पूरी तरह विरुद्ध नहीं होना साथ में, याद रखना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं वर्ण व्यवस्था के लिए पूरी तरह मैंने ब्राह्मण को दोष दे दिया। देना है दोष, वो तो मतलब ऑब्वियस है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा-सा कंट्रोल में, कि जैसे कि पुराने टाइम पर ये व्यवस्था थी, तो पुराने टाइम पर इसका कोई औचित्य भी रहा होगा, लेकिन हाँ, अब इसका कोई औचित्य नहीं है इस व्यवस्था का। तो कुछ ऐसा, आपको थोड़ा न्यूट्रल रहना है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक तरफ, एक ही पलड़े में आप चले जाएँ, ऐसा ना हो। तो आपको दोनों तरफ रहना होता है थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ा न्यूट्रल बैलेंस बनाना आपको पड़ता है। तो ये होता है एक अच्छा आंसर। काफ़ी जल्दी-जल्दी बोलना पड़ रहा है ताकि टाइम आपका सेव हो सके। अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है? क्या जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिखना है? तो देखो दोस्तों, ये चीज़ें वैरी करती हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब इंट्रोडक्शन अगर आप, जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से भी डिपेंड होता है ये, और कई सारी फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं जिससे हम आंसर अपना अरेंज कर पाते हैं। जैसे कि कंक्लूज़न, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा लिख लूँ थोड़ा-सा। अब बात करते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फ़ोकस करो। जैसे कि अभी आपका ये सब्जेक्ट है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल होगा बना पाना। तो नॉर्मली आप सामान्य बातें लिखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर धीरे-धीरे आप सामान्य बातें करते-करते आपको जो मेन बातें पता है वो आप लिख देना,
और फिर आप कंक्लूजन में अपने विचार थोड़ा सा ऐड कर सकते हो और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हो। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगी, आप भटक सकते हो कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें ऐड करूँ, मेन बॉडी में क्या चीज़ें ऐड करूँ, कंक्लूजन में क्या ऐड करूँ, और इसके कारण आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा खत्म हो सकता है। तो प्लीज़ टाइम का ध्यान रखते हुए आपको करना कुछ भी नहीं है। आप ये करना कि आपको जो वीडियो मैंने आपको मतलब जैसे कि मान लो आपने कोई वीडियो मैंने मेरी देख ली, ठीक है, धम्म से संबंधित मान लीजिए आपने वीडियो देखी है और धम्म को का टॉपिक मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है और क्वेश्चन भी आ गया धम्म से संबंधित, तो आपको धम्म के बारे में जो भी बातें मैंने जिस भी तरह से बताई हैं वैसे आप लिखते चले जाना, ठीक है। आप सिंपल सा आपके लिए आसान तरीका यही है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने धम्म के बारे में वीडियो में जो बताया, आप वो इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़ो, आप स्टार्टिंग में वो बातें लिखेंगे। मैंने जैसे जैसे आपको बातें बताई, जैसे जैसे सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, आपको वैसे ही जैसा वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया वैसा ही आपको अपना आंसर भी लिखना है। बात को समझिए, टाइम कम होता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। आप बस लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये होता है टाइम बचाने का सिंपल सा फॉर्मूला। धीरे-धीरे सारी बातें आपको समझ में आएँगी। फर्स्ट सेमेस्टर इसलिए दिक्कत हो रही है। आपको लग रहा होगा नंबर कम आएँगे, ज़्यादा आएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर नॉर्मली आएँगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाएँ और बहुत कम आ जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि अगर एक अच्छे अरेंज फॉर्म में आप लिखते हैं, टीचर को जब दिखता है कि हाँ, ये जो भी बातें यहाँ पे हमें आंसर में बता रहा है ये बच्चा, ये तो बिल्कुल सही बातें हैं। वो कंटेंट देखते हैं बस, कंटेंट हाँ अच्छा लग रहा है कंटेंट देखने में, तो वो बस कंटेंट देखेंगे कि हाँ जो भी बातें यहाँ पे बच्चे ने बताई हैं वो हकीकत की हैं, वो सिलेबस की हैं, तो वो आपको मार्क्स देंगे ही देंगे। ठीक है, उन्हें भी इतना नहीं देखना कि बच्चे ने कहाँ कंक्लूजन लिखा है, कहाँ वो बस आपको टॉपिक से संबंधित जो भी आपको लिखना है वो आप लिखते जाइए बस। वो बस देखेंगे हाँ, बच्चा ये जो बात बोल रहा है बिल्कुल सही है, ये बात बच्चे ने जो बोली है बिल्कुल सही है। बिल्कुल मतलब इसने कुछ भी इधर-उधर से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि जो बातें इस आंसर में लिखनी चाहिए वो इसने लिखी हैं। बस इतनी सी बात होती है। वो बस हल्का-सा कंटेंट देखते हैं, बस आपको उसी के हिसाब से अच्छा या बेकार नंबर देते हैं। अच्छे ही नंबर देंगे, बेकार नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया अच्छा आंसर कैसे लिखना है आपको। जो भी आपको वीडियोज़ वगैरह में या जिस भी तरह से आपको पढ़ाया गया है, आपको उसी तरह से अपना आंसर अरेंज करना है, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई इंट्रोडक्शन वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती हैं। जैसे कि मान लो अभी ये आइडियाज़ इन इंस्टीट्यूशनल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जगह अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, जैसे कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सब्जेक्ट होता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई सब्जेक्ट होता तो वहाँ पर आप आसानी से लिख सकते थे क्या, इंट्रोडक्शन आराम से लिख सकते थे, कोई भी चीज़ें मेन बॉडी आप अच्छे से बता सकते हो, मेन कंक्लूजन डाल सकते हो। जैसे कि मान लो लोकतंत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे काफ़ी आसानी है। लोकतंत्र का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से क्या चीज़ें कैसी हुई, आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। फिर मेन बॉडी में काफ़ी डिटेल में आप इसे बताओगे। फिर कंक्लूजन में आप अपने विचार डाल सकते हो कि आखिर भारत में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है, अच्छी डेमोक्रेसी है, बेकार है, क्या हकीकत में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र कायम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो वीडियोज़ में आपको जिस तरह से बताया गया है, वीडियो में जिस तरह से आपको बताया गया, जिस तरह से लाइन वाइज़ पढ़ाया गया, आप वैसे मतलब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही माना जाएगा। आपको वो अरेंज फॉर्म में ही पढ़ाया गया है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में जो टॉपिक आपको बताया वो लिखिए, फिर उसके बाद वो ऐसे लाइन वाइज़ लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का लेना कि जो छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं जिन्हें हम सब टॉपिक कहते हैं वो लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगर आपको याद है सब टॉपिक तो लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई बहुत बड़ी आफ़त नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर सब टॉपिक मैंने आपको वीडियो में बताया है, अलग-अलग छोटे-छोटे टॉपिक बताए हैं उसी क्वेश्चन से संबंधित, तो अब वो आप लिखना काफ़ी अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और बार-बार यही कहूँगा कि आपके पास क्या कंटेंट है, कितना कंटेंट है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो अच्छा अपने आप हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप पूरा पेज भर दें और बीच में एक भी लाइन का गैप ना हो। हमेशा याद रखना 4-4 लाइन के, 5-5 लाइन के, 6-6, 7-7 लाइन तक के पैराग्राफ के रूप में लिखना। ज़रूरी नहीं कि आप पॉइंट 1, पॉइंट 2 करके आंसर लिखेंगे, पॉइंट 3 करके आंसर मतलब पॉइंट करके आप आंसर लिखेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको जैसे कि मान लो ये एक पेज है। अब इस पेज में मैंने यहाँ से आंसर शुरू किया, मैंने यहाँ तक लिखा, फिर एक लाइन का गैप दिया, आधी लाइन का एक लाइन का गैप दिया, फिर मैंने अपना आंसर यहाँ से शुरू कर दिया। फिर 4-5 लाइन लिखी, 6 लाइन लिखी, फिर मैंने आंसर एक लाइन छोड़कर ऐसे शुरू कर दिया। ऐसे लिख दो, ठीक है? ऐसा भी ना हो कि पूरा पेज भर जाए और आपने एक भी लाइन का गैप नहीं दिया हो, और ऐसा भी ना हो कि एक-एक पॉइंट लिख रहे हो, एक-एक लाइन में लिख रहे हो, एक लाइन छोड़ रहे हो। 4-5 लाइन लिखने के बाद, 6 लाइन लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ दो, फिर
शुरू करो अपना आंसर, 1 लाइन छोड़ दो फिर शुरू करो, ठीक है। 5-5 6-6 लाइन लिखने के बाद 7 लाइन भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लगना चाहिए कि ये बच्चा लिख रहा है, सही फॉर्म में जा रहा है, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए लिख रहा है बस। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है मेरी, क्या करूँ, एक ऑथेंटिक नॉलेज देने के लिए, एक सही जानकारी देने के लिए वीडियो बड़ी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।